तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट। जी हाँ दोस्तों, इस सेट में दोस्त साइंस से बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। इसलिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्किप करके या बीच में छोड़ के मत जाइएगा इसमें, क्योंकि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से, तीनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में भी मैच कर जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा दोस्त। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो लोग पहले से ज्वाइन है टेलीग्राम पे, अच्छी बातें हैं, वो तो ले ही लेंगे। जो लोग नए हैं दोस्त, आपको बताते हैं कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी क्या कर लेते हैं कि एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करके लेकर के आए हैं आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के लिए, उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, कई बार जो है पिछले बार जो है भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। एसएससी या बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो किसके बीच संबंध रखता है दोस्त? ये सेकेंड नंबर, कूलम्ब्स के नियम से। किससे? कूलम्ब्स के नियम से संबंधित रखता है। कूलम्ब्स के नियम में क्या होता है कि ये दो आवेश होता है, Q1 इंटू Q2, दो आवेश है, इसके बीच की दूरी R है, इसके बीच जो बल लगता है F, तो F जो है समानुपाती क्या होता है? Q1 इंटू Q2। ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है जो इसके बीच बल लगता है। और ये जो बीच की दूरी R देख रहे हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब कि F समानुपाती इक्वल टू 1/r², या समानुपाती 1/r² होता है, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स के नियम को पालन करता है, ध्यान रखिएगा। आवेश का ऐसा ही मतलब क्या होता है दोस्त? कूलम्ब होता है। कूलम्ब साहब ने अपने नाम पे ही ये जो है ऐसा यूनिट जो है रख लिया था, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड नंबर ये कहता है कि नेफोमीटर जो है निम्नलिखित में से किसे मापन किया जाता है, ये हमें जानना है। तो नेफोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं ये हमें जानना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नेफोमीटर से जो होता है, बादल जो देखते हैं ना, तो बादल की दिशा और गति मेजर करने का काम करता है नेफोमीटर से। तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि नेफोमीटर से बादल की गति और उसकी दिशा मेजर करते हैं। दूसरी नंबर ये चीजें जान लीजिए कि बादल की डेंसिटी भी मेजर की जाती है नेफोमीटर से, ये जो फर्स्ट नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि क्लोरीन गैस का उपयोग जो है किसके निर्माण के लिए किया जाता है, हमें यह जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि क्लोरीन गैस का उपयोग जो है आपका व्यंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। व्यंजक चूर्ण को ही दूसरे रूप में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्या होता है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहां किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। जान लीजिए, कभी कभी ये चीजें पूछ देता है तो ध्यान रखना है, रासायनिक सूत्र भी पूछ देगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई इसमें पूछा गया है, फटाफट बता दीजिए कि कौन सा जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। देखिए आपका करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर आपका होगा। ये सेकेंड नंबर वेबर। ये वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होता है, यूनिट होता है। अगर इसी में आपको ये चीजें कहा जाता कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो है आपका जो है ऐसा यूनिट कहा जाता है, तब जाकर के हम टेस्ला मार देते। तब क्या मारते? ये टेस्ला, ये फर्स्ट नंबर मारते। तब ये सेकेंड नंबर ना मार के ये फर्स्ट नंबर मारते, टेस्ला। एक टेस्ला जो होता है ना वो एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये भी कभी हो सकता है कि पूछ देगा कि 1 टेस्ला इक्वल टू व्हाट, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी होता है उसका मान क्या होता है, ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ये जान लीजिए कि कैपिटल जी का जो सबसे पहले जो प्रयोग में लाए थे वो हेनरी कैवेंडिश साहब ने लाया था। जो हाइड्रोजन का खोज जिन्होंने किया था उन्होंने ही सबसे पहले कैपिटल जी का प्रयोग लाया था। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो न्यूटन को मार देते हैं, तो न्यूटन साहब ने स्मॉल जी का खोज किया था जिसका मान जो होता है 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी का मान कितना होता है ये हमें जानना है। देख लीजिएगा, डिजिट में जाइएगा तो डिजिट में आपको सब सेम नजर आएगा,
6 7 इंटू 3 4 सब नजर आएगा। अब आपको करना क्या है कि 10 टू द पावर कितना होता है ये, अब उसका जो है मात्रक क्या है ये थोड़ा सा पहचान लीजिए। तो हम पिछले क्लास में ही बता दिए थे कि कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या 6.6734 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है कि कैपिटल जी का मान होता है। अब पूछा जाता है कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है कि कैपिटल जी का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन में न्यूटन भी रहेगा लेकिन न्यूटन मारना नहीं है, न्यूटन मारना नहीं है, हेनरी कैवेंडिश मारिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल जी का मान कहेगा तब मारिएगा जो है न्यूटन साहब को। चलिए हाँ अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता अलग होता है, प्रतिरोध अलग होता है। प्रतिरोध क्या होता है कि धारा के बीच में जो है खड़ा हो जाता है, उसको जो है पास होने नहीं देता है, रोकता है, विरोध करता है, तो वो प्रतिरोध होता है। प्रतिरोधकता ये होता है कि देखते रहता है कि भाई प्रतिरोध जो है कितना धारा को रोक रहा है, कितना ज्यादा जो है प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, ये प्रतिरोधकता का काम होता है, सिर्फ मॉनिटरिंग करने का। तो ये प्रतिरोधकता होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें से ऑप्शन, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का ये सिर्फ मॉनिटरिंग करने का काम करता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शक्ति का सूत्र है ये जानना है। तो शक्ति का सूत्र हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है। P बराबर W/T, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, P बराबर W/T, क्योंकि कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्त, वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड कह दीजिए, इससे निकाल दीजिएगा। तो W का जूल होता है, ये इसका सेकेंड होता है, तो जूल प्रति सेकेंड कहिए या वाट कहिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जूल प्रति सेकेंड या वाट हम कह सकते हैं इसको। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से क्या किया जाता है कि भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि पर गिरती है, भूमि को जब छूती है, तब इसमें क्या होती है। देखिए कोई भी पिंड है अगर ऊपर से नीचे तक गिर रही है तो भूमि को छूने तक की उसमें जो होती है ना वो गतिज ऊर्जा होती है। छूने के बाद वो जो है स्थितिज ऊर्जा में आ जाती है, लेकिन जब तक वो छुएगा तब तक उसमें स्थिति गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बना रहता है, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी गेंद को जब ऊपर फेंका जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो जितना ऊपर जाता है उतना उसमें स्थितिज ऊर्जा बनती जाती है, और ऊपर से जब नीचे गिरता है तब वो गतिज ऊर्जा होती है। जान लीजिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो कुल संरक्षित होता है। ध्यान लीजिए ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे भी काम करता है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे क्या, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ती हुई चिड़िया जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्त उड़ती हुई चिड़िया में क्या होती है ना, अगर चिड़िया उड़ती हुई आगे जा रही है तो गतिज ऊर्जा होगी, अगर एक ही जगह उड़ रही है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों निहित होती है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये सवाल जो है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एरोप्लेन के बारे में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि रॉकेट लॉन्च निम्नलिखित में से कहता है कि कौन से नियम पे आधारित है। तो रॉकेट लॉन्च जानते होइएगा कि दो नियम पे आधारित होता है, एक तो संवेग के संरक्षण के नियम पे आधारित होता है, दूसरा जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे आधारित होता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा संवेग संरक्षण तो दिया नहीं है, ये फर्स्ट नंबर आप आंसर मार दीजिएगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे आधारित होता है। रॉकेट जो उड़ता है, जब रॉकेट उड़ता है तो ईंधन को क्या करता है कि धुआं के रूप में पीछे कस के धक्का देता है, रॉकेट कस के आगे जाता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम तो यही कहता है ना कि क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और न्यूटन के लॉ थर्ड लॉ पे ही क्या होता है कि रॉकेट जो होता है वो काम करता है। दूसरे नंबर ये जान लीजिए कि संवेग संरक्षण, तो कभी आपको ये दे देगा कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है या रेखीय पे काम करती है, तो रेखीय पे, क्योंकि वो सीधा जाती है, इसलिए रेखीय मारिएगा, ना कि जो है कोणीय मार दीजिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं आपको। हाँ देख लीजिए, इसमें कहता है कि वेग और समय ग्राफ पर कहता है कि रेखा का ढलान जो होता है वो क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसको पहचानने का एक तरीका है। देखिए वेग जो है उसको क्या करते हैं कि v से सूचित करते हैं, समय जो है उसको t से करते हैं, v/t कर दीजिए। v/t किसका होता है, त्वरण का होता है। वेग परिवर्तन समय ग्राफ हो गया, तो ये किसका होगा, त्वरण का ग्राफ होगा, ठीक है। ध्यान रखना एक्सेलरेशन का, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि त्वरण का वो ढलान ग्राफ बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसे थोड़ा सा ट्रिकली समझिएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि अर्धचालक में जो है अशुद्धि जो मिलाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा है, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अगर जो है आप क्या कीजिए कि इंप्योरिटी मतलब अशुद्धि अगर मिला देते हैं तो उस मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हमें यह जानना है। देखिए उसको
अर्धचालक में अशुद्धि जो मिलाते हैं उसको डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। ध्यान रखना है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उसे डोपिंग कहते हैं। अब ये चीजें जान लीजिए कि आखिर अशुद्धि में मिलाने से होता क्या है अर्धचालक में। देखिए अर्धचालक जो होता है उसमें अशुद्धि मिलाते हैं ना, तो उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता जो होता है कई गुना जो है बढ़ जाता है और कहीं अच्छा जो है काम करने लगता है, उससे करंट जो है फास्ट मतलब प्रवाहित होने लगता है, एक कंडक्टर की तरह, एक चालक की तरह जो है काम करने लगता है। इसलिए क्या किया जाता है? डोपिंग किया जाता है उसको। वो डोपिंग होता है अशुद्धि मिलाना। तो ये सवाल जो है काफी हाईलाइटेड है, पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए इसमें आपको दे दिया कि सामान्य गैस समीकरण जो है आपको क्या है ये हमें जाना है। देखिए सामान्य गैस समीकरण जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी है। कौन है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें एन जो है दोस्त जान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स की संख्या है, आर जो है कांस्टेंट है, टी जो है टेम्परेचर है, पी जो है प्रेशर है, भी जो है वॉल्यूम है। तो ये सामान्य गैस का समीकरण भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपको दे देगा या तो इसी को जो है क्वेश्चन बना देगा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी किससे संबंधित है, तो सामान्य गैस समीकरण का जो है संबंधित है, सामान्य गैस समीकरण से संबंधित रखता है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को भी ऑप्शन बनाया जा सकता है, इसलिए ये मत कहिएगा कि हूबहू नहीं मिला, मतलब कि नहीं ये ऑप्शन है तो यही होना चाहिए, क्वेश्चन है तो यही होना चाहिए। दोस्त ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कंसेप्ट यह अलग तरीके से लगाइएगा, थोड़ा सा खोपड़ी लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, हूबहू कहीं नहीं देता है, कभी कभी देता है हूबहू उठा करके दे ही देता है, लेकिन कभी कभी, लेकिन अक्सर जो है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन देता है। अब की बार के आपके एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन ही होगा, थोड़ा सा खोपड़ी चलाना होगा, रट के जाना नहीं होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये चीजें कह रहा है कि नेत्रदान जो करते हैं, तो नेत्रदाता जो होता है वो नेत्र का कौन सा हिस्सा दान करता है ये जानना है। ठीक है, देखिए नेत्रदाता जो भी नेत्रदान करता है ना, वो नेत्र का जो कौन सा भाग करते हैं? कोर्निया वाला भाग दान करता है। कौन सा करता है? कोर्निया दान करता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका फोर्थ नंबर क्या होगा कि आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कोर्निया दान करता है। पूरा आंख निकाल के नहीं दे देता है। बहुत लोगों को, अभी बुजुर्ग लोगों को जाके कहिएगा तो उनको लगेगा कि पूरा आंखें निकाल के यह दिया जाता है, नहीं, उसका कोर्निया दान किया जाता है। चलिए बीच का भाग होता है, सेंटर का ब्लैक वाला भाग होता है, वही कोर्निया होता है, वही को निकाल करके जो है रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा इसमें से हमें चुन लेना है कि कौन है कौन नहीं। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि उसको फिर से नया बनाया जा सकता है। अगर एक बार खत्म हो जाए तो उसको पुनः जो है दोबारा जो है आसानी से बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा कौन होता है? तो मान लीजिए कि एक बार अगर खत्म हो गया तो उसको बनाना पॉसिबल नहीं है, हजारों लाखों वर्ष लग जाएगा उसको बनाने में, उसी को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोयला अगर एक बार अगर खदान से खत्म हो गया, धरती से खत्म हो गया, तो क्या इतना आसानी थोड़ी है कि आप 10 दिन में कोयला बना लीजिएगा? नहीं, अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो आखिर इसमें हमें देखना है कि कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है। तो नवीकरणीय हमें खोजना है, इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त। ये फर्स्ट नंबर जल विद्युत, जल विद्युत है, उसको कभी भी निर्माण किया जा सकता है, जहां भी पानी बहता है वहां से जाकर के हम जल विद्युत जो है निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं बाढ़ है, वहां से हम क्या कर सकते हैं? अपन बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, वहां से पानी खत्म हो जाएगा, फिर उठा कर ले जाएंगे, फिर कहीं दूसरे जगह, फिर बरसात कभी होगा तो फिर वहां से हम क्या करेंगे, या बड़े बड़े जो है बाढ़ मेर होते हैं, वहां से क्या करेंगे कि हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्या है कि नवीकरणीय है, इसको रिन्यूएबल किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जो है अनवीकरणीय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए इसमें कह रहा है आपको कि गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस वक्रता, और आपको कह रहा है कि ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो किस रूप में जानी जाती है, हमें यह जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। देखिए वक्रता हो गया, फोकस हो गया, और जो आपका जो है ध्रुव हो गया, ये तीनों से जो लाइन गुजरती है उसे मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। क्या? मुख्य अक्ष के नाम से, मेन एक्सिस उसके कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उसे मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? दर्पण है। ये मेन लाइन आपका क्या है कि गुजर रहा है। देखिए ये ध्रुव से, फोकस से, वक्रता से, तीनों से होकर के गुजरता है, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्पण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के कहता है कि वक्रता केंद्र पर, कोई वस्तु है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमें यह जानना है। देखिए अवतल दर्पण की अगर बात कर रहा है, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु के ठीक उल्टा बनेगा। वस्तु सीधा होगा लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। साइज में कैसा होगा? तो वस्तु के ठीक साइज के बराबर होगा।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किस तरह का होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, तो बिल्कुल वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमें कहता है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि ये जानना है, तो वो वस्तु के बराबर और जो है कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ध्यान रखना है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वक्रता केंद्र पर। दिखा देते हैं, जैसे कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, यहां से क्या हो रहा है ना कि देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पर क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु के बराबर है, वास्तविक बन रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला, ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको इस अभिक्रिया को जानना है कि यह किस तरह की अभिक्रिया है। हमें ये जैसे कि Fe2O3 दे दिया है, प्लस एल्युमिनियम जो है एल से क्या करता है कि अभिक्रिया करता है, तो क्या हो जाता है Al2O3 प्लस जो Fe बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, देखिए आप अगर गौर से देखिएगा तो इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है क्या करता है कि दोस्त हट जाता है और एल्युमिनियम के साथ जाकर के मिल जाता है, और लोहा जो है Fe जो है वो उसको साइड कर दिया जाता है। मतलब लोहा के साथ जो पहले ऑक्सीजन बैठा हुआ था, वो ऑक्सीजन को साइड करके क्या होता है कि ऑक्सीजन किसके साथ चला जाता है दोस्त, ये अल्युमिनियम के साथ ही चल जाता है। तो ये एक तरह का प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिखाता है। किसे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिखाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्त, ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन को मतलब लोहा से खुद विस्थापित करके उसके स्थान पे जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन एल्युमिनियम चले जाता है, लोहा को विस्थापित करके लोहा के जगह पे एल्युमिनियम चले जाता है, ये विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो सबसे लचीली होती है, ये हमें ये जानना है। इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, फटाफट बताइए कि सबसे लचीली कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल, ये हमें जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताते हैं। ऐसे कभी कभी सवाल पूछ देता है कि सबसे ज्यादा लचीला जो होता है वो कौन होता है, तो वैसे इस बात में हम लोग जो है चले जाते हैं स्टील के बारे में, लेकिन अब इसमें दे दिया है तो इसमें हमको देख लेना है कि सबसे लचीला कौन सा होता है, हमें ये जानना है। देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि एजी मतलब कि चांदी। चांदी क्या होता है कि सबसे लचीला होता है, ठीक है, नम्य होता है, सबसे लचीला होता है। इसे कठोर बनाने के लिए दोस्त इसमें जो है कोई दूसरा पदार्थ जैसे एल्युमिनियम होता है उसको मिला दिया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि चांदी जो होता है एक अक्रिय गैस कहते हैं कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला यह धातु होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्त, जे थॉमसन साहब ने किया था। किसने, जे थॉमसन साहब ने। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन से पूछा जाता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻11 kg होता है। इससे आवेश भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो नेगेटिव में आवेश होता है, कितना नेगेटिव में आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम्ब होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है इसमें कि किसी कक्षा में, मान लीजिए कि परमाणु के कक्षा में, किसी परमाणु कक्षा में क्या है कि उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो उसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो हमको निकालना होता है वो किस सूत्र का इसमें से इस्तेमाल करके निकालते हैं, हमें ये जाना है। तो कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो उसको हम किस सूत्र पे निकालते हैं, ये फोर्थ नंबर 2n² के सूत्र पे निकालते हैं, ठीक है। कक्षा को KLMN से डिनोटेट करते हैं। इस पे भी सवाल पूछा जाता है कि m कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या l कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसी पे निकालेंगे KLMN 1 2 3 4, ठीक है। n जो होता है वो कक्षा का नंबर दिखाता है, जैसे कि m जो होता है KLMN, तो इस तरह से जो है उसको काउंट कर लीजिएगा, आराम से जो है निकाल दीजिएगा। देखिए सारा डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ में एक एक करके डिटेल्स लिखा हुआ है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। इसलिए आपको बताते हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे डिटेल्स के साथ आपका क्या है कि इसका जो है पीडीएफ में लिखा गया है, एक एक बारीकी करके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब लिखा हुआ है पीडीएफ में, तो उसको आप ले लीजिएगा। हम सिर्फ इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसके अलावा रिलेटेड जो है पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये कहता है कि खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध आती है वो मुख्यतः जो है वसा और तेलों का क्या होता है। देखिए वसा और तेल का से जो दुर्गंध आती है वो वसा तेल का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण की वजह से क्या होता है कि उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वसा तेलों का क्या होता है कि ऑक्सीकरण होने की वजह से उसमें पदार्थों में क्या होता है कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। इसलिए तो क्या करते हैं कि उसमें जो है
क्या नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं जो पैकिंग वुकिंग करते हैं कि दुर्गंध ना हो, जल्दी खराब ना हो, उसका ऑक्सीकृत ना हो। ठीक है, तो देखते हुए क्या चिप्स वाले पैकेट विकेट होते हैं उसमें क्या करता है, नाइट्रोजन गैस मिला देता है कि वह दुर्गंधित ना हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये चीजें पूछ देता है क्वेश्चन कि चिप्स वाले आलू वाले चिप्स में जो है किस तरह की गैस से भरी रहती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि नाइलॉन और पॉलिस्टर है। नाइलॉन और पॉलिस्टर जैसे जो है जो रसायन पदार्थ से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए नाइलॉन और पॉलिस्टर से जो भी रसायन पदार्थ से जो बनते हैं पदार्थ उसे जो है सिंथेटिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंथेटिक पदार्थ या सिंथेटिक फाइबर कहिए, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल रेशा होता है जिसे मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। संश्लेषित होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इस सबको पीडीएफ जरूर लीजिएगा, एक बार पीडीएफ जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जिसका भी एग्जाम है 23 तारीख से उनके लिए है। ठीक है, और भी पीडीएफ जो है आप लोगों का क्या होगा कि दोस्त एक्सपेक्टेड सेट आते रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो इस समय आएगा आपके तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब पीडीएफ तो हम टेलीग्राम पे सेंड करते ही रहेंगे। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि धोबन सोडा का सही सूत्र क्या होता है। देखिए धोबन सोडा का भी सूत्र पूछ देता है, कभी कभी बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ देता है। तो ध्यान रखना है ये चीजें कि धोबन सोडा इसमें कह रहा है। तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होगा इन चारों ऑप्शनों में से देखिएगा तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या, Na2CO3 × 10H2O। 10 जो है अणु जल के इसमें मिले होते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे मान लीजिए कि आपको कह देता कि नहीं खाबो सोडा यानी बेकिंग सोडा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें से क्या करेंगे कि बीच में जो है 10H2 है उसको हटा दीजिए, अब बीच में जो है आपका क्या कीजिए कि हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा। तब उस समय सोडियम बाइकार्बोनेट उसका क्या होता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। पूछे जाते हैं ये, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहता है कि भोपाल त्रासदी जो हुई थी उसमें किस गैस का जो है रिसाव हुआ था, किस गैस के रिसाव की वजह से उतना बड़ा कांड हो गया था भोपाल गैस त्रासदी। देखिए भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कभी कभी ये डेट भी पूछ देता है कि भोपाल त्रासदी जो हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था वो कब हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर और 1984 को हुआ था रात में। ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, तो नोट करते रहिएगा, वैसे पीडीएफ में आपको जो है पूरा मिल जाएगा, डिटेल्स ले लीजिएगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है कि मैडम कुरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हमें यह जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैडम क्यूरी को फिजिक्स और जो है केमिस्ट्री के दोनों के फील्ड में क्या है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के फील्ड में जो है क्या हुआ था कि मिला था आपका नोबेल पुरस्कार। अब ये चीजें जान लीजिए कि कब मिला था, किस फील्ड में। तो फिजिक्स के फील्ड में 1903 ईस्वी में उनको रेडियो एक्टिविटी के खोज के लिए जो है मैडम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक बार जो है 1911 ईस्वी में रेडियम और जो है पोलोनियम जो होता है उसके खोज के लिए उनको जो है क्या हुआ था कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये एक पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें 2 बार मतलब कि 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार जो है 2 अलग अलग फील्ड में दिया गया था। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में इससे कौन सा कथन गलत है, हमें यह जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें से गलत स्टेटमेंट हमको जानना है कि कौन है कौन नहीं है। तो स्टेटमेंट हम पहले पढ़ते चलते हैं, तब पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर कहता है कि ठोस का जो है कहता है कि आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। हाँ, आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है, यही गलत है। यही पहले नंबर पकड़ा गया कि ठोस का आकार अनिश्चित नहीं होता है बल्कि निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसी को यही पहले पकड़ लिए तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पित्तल जो है वो किसका घटक है, हमें यह जानना है। घटक क्या है पित्तल का, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ये भी सवाल दे देते हैं कि पित्तल किसका मिश्रण है या पित्तल किसका मिश्र धातु है या पित्तल में क्या मिले होते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे पिताजी,
क्या बताए थे? पिताजी। पी से पित्तल होता है, और ज से जस्ता होता है, और ता से तांबा होता है। मतलब पित्तल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ये फॉर्मूला आपको हम ट्रिकली बता दिए थे, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि तांबा और जस्ता का पित्तल जो है वो मिश्रण है। ठीक है, अब देख लीजिए कभी कभी ये चीजें टाका पूछा जाता है कि टाका जो होता है वो किसका होता है? टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ब्रॉन्ज यानी कांसा पूछा जाता है किसका होता है? तो वो तांबा होता है, टीन होता है, तांबा और टीन का जो है मिश्रण होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नाइक्रोम पूछ देता है कि नाइक्रोम जो होता है, तो नाइक्रोम नाम से ही पता चलता है, निकेल क्रोमियम, ये दोनों का जो है लोहा का उसमें क्या होता है कि मिश्रण होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैसे पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, बार बार ये चीजें कह रहे हैं, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि लोहा, या कहता है कि स्टील पर जस्ते का क्या होता है ना कि पतली परत जो है चढ़ाया जाता है। तो चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। कभी कभी ये भी डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता का जो परत चढ़ाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो जस्तीकरण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्त, बिल्कुल मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक के देख लीजिए, बहुत फायदा करेगा आपको आगे जो आप लोगों का एग्जाम है उसमें। ठीक है, इसलिए आपको बताते हैं कि पीडीएफ तो खैर लेना ही है, अब वीडियो वॉच कर लीजिएगा तो एक और बेनिफिट हो जाएगा। वैसे स्क्रॉल अभी जो है करने से कोई काम नहीं, इसलिए आप लोगों की क्या किया है कि दोस्त टेस्ट जो है हमने ड्रॉप कर दिया। टेस्ट के बदले इसी में हमने सारा जो है मेहनत करके क्वेश्चन आपको लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, टेस्ट अभी नहीं दीजिए, उसी में भलाई है, कहीं टेस्ट मत दीजिएगा, नहीं तो ऊपर नीचे जो नंबर आएगा ना तो फिर दिमाग में कुछ और हलचल होने लगेगा, फिर आप जो है सही आपका एग्जाम भी नहीं जाएगा, सोच में पड़ जाइएगा कि एग्जाम मेरा क्या जाएगा, हम इतना पढ़े हैं क्या होगा नहीं होगा। इसलिए हम टेस्ट बंद कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन 1 तारीख से आप लोगों का क्या होगा कि अगले बैच जो एनटीपीसी का है उसमें हम आएंगे और उसका जो है टेस्ट कराएंगे, प्लस एएलपी का CBT2 जो होने वाला है उसका भी टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, और 1 सप्ताह तो बचा हुआ है, 1 सप्ताह बाद हम नजर आ ही जाएंगे। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ क्या करता है कि अभिक्रिया नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये जानना है। देखिए इन सभी ऑप्शनों को अगर आप देखिएगा तो आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं कि चांदी। चांदी क्या है कि हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जितने भी है हम आपको दे ही देंगे। चांदी का वैसे जान लीजिए कि संकेत क्या होता है, एजी होता है। चांदी का संकेत क्या होता है, एजी। चांदी का दूसरा नाम क्या होता है, रजत होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि चांदी के चम्मच में अंडे नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अंडे में सल्फर होता है, और सल्फर क्या करता है कि चांदी से जब अभिक्रिया करता है तो उसकी चमक को मिटा देता है, उसकी चमक खत्म कर देता है। ठीक है, तो वो आप ऐसे पढ़े होइएगा कि हवा में चांदी का अगर गहना अगर ज्यादा दिन पहन लेते हैं तो वो क्या आता है कि सल्फर से अभिक्रिया करके, गंधक से अभिक्रिया करके उस पर काला छेप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी चमक खत्म हो जाती है। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है सभी चीजें। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है कहता है कि निष्क्रामक जो है आपको कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, हमें यह जानना है। तो बहुत अच्छा है, हम इससे पहले ही आपको बता दिए थे कि किसका इस्तेमाल करते हैं, विरंजक चूर्ण का करते हैं। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया, इसमें सूत्र दे दिया। उसमें हम सूत्र इससे पहले भी बता दिए थे कि पानी में कीटाणुनाशक यानी पानी को स्वच्छ करने में इस्तेमाल करते हैं विरंजक चूर्ण का, करते हैं ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, CaOCl into Cl2 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, CaOCl into Cl2। ठीक है, CaOCl2 होता है। ठीक है, यह आपको दे देगा CaOCl into Cl दे देगा, तो दो क्लोरीन होना चाहिए, इससे क्लोरीन गैस भी प्राप्त की जाती है। कभी कभी ये चीजें दे देता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कहता है जड़ और जो है ताने के में पाई जाती है, शीर्ष में पाई जाती है। जड़ और जो है क्या होता है कि ताने के शीर्ष पे पाई जाती है। देखिए इन चारों को ऑप्शनों में से देखिए, आप बता दीजिए। जिसको ताने और जड़ के शीर्ष में पाए जाते हैं, मतलब कि उसको वृद्धि करने में भी मदद करता है। जैसे कि पौधा जो वृद्धि करता है ना, या उसका ताना वृद्धि करता है या उसका पत्ता वृद्धि करता है, तो वृद्धि में ही वो क्या होता है कि उत्तक जो है मदद करता है। तो इसमें से हमें जानना है कौन सा होता है। देखिए ये फर्स्ट नंबर क्या है आपका, शीर्ष विभजयोती उत्तक। ये होता है कि जड़ और ताने या पत्ती जो होती है उसके सबसे ऊपरी भाग में होता है, सबसे शीर्ष वाले भाग में होता है।
तो इसके विपज्योति उत्तक के क्या होता है कि टूटने से बार बार टूटता है, या बार बार क्या होता है कि पौधे का विकास होता है, तने का विकास होता है, पत्तियों का विकास होता है, तो इसी विपज्योति उत्तक की वजह से होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। देखिए कहता है कि डैश उत्तक जो है मृत कोशिका संयोजन से बना हुआ है। तो इसमें से कौन सा उत्तक जो है आपका जो है मृत कोशिका संयोजन से बना हुआ है, हमें यह जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, जान लीजिए। देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं। जो मृत कोशिका उत्तक से बना हुआ है कैलेंकाइमा है। कौन है? कैलेंकाइमा। ये ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कैलेंकाइमा जो होता है वो मृत उत्तक कोशिका से जो है मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन की जानकारी के प्रदान करने के लिए, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले कहते हैं डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो डीएनए में ऐसा एक भाग होता है जो क्या होता है कि प्रोटीन की जानकारी को जो है प्रदान करते रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा भाग है हमें यह जानना है, डीएनए का कौन सा भाग है दोस्त? वो होता है क्या, पता ही होगा आपको, उसे दोस्त हम लोग कहते हैं जीन या जेनेटिक्स। जो जानते होइएगा ना कि जेनेटिक्स में क्या होता है कि दोस्त किसी का फिंगरप्रिंट लेकर के जो है उसका जो है पहचान कर लिया जाता है, तो वो जीन की वजह से होता है। जीन ही क्या करता है कि उसको जो है प्रोवाइड करता है अपनी सूचना, एक तरह का मतलब कोड प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन जो राइबोसोम को करता है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, जीन। ठीक है, डीएनए का ही एक भाग होता है ये। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि मेंडल ने अपने अनुप्रयोग में, अपने प्रयोग में कहता है कि मटर के पौधे का तो प्रयोग उन्होंने किया ही था, लेकिन अब ये चीजें जानना है कि इसमें से मटर के पौधे में से किसका प्रयोग नहीं किया था उन्होंने, अपने प्रयोग में किसका उपयोग नहीं किया था, हमें यह जानना है। तो देख लीजिए पहला नंबर तो आपको कह रहा है कि मटर के पौधे की लंबाई का, तो उन्होंने तो उसका जो है स्टडी किया ही था, बौना और जो है लंबा पौधा हो गया था, तो उसका स्टडी तो मेंडल साहब ने किया ही था। दूसरी नंबर की बीज के बारे में भी उन्होंने स्टडी किया था। ये सेकेंड नंबर जो देख रहे हैं कि कोई बीज जो है गोलाकार हुआ था, गोल हो गया था, कोई जो है थोड़ा सा जो है बड़ा हो गया था, तो उसके बारे में स्टडी भी किए थे। फूलों के बारे में भी स्टडी किए थे किसके बारे में नहीं, तो इस पत्ती के बारे में। ये थर्ड नंबर, ये पत्ती के बारे में उन्होंने स्टडी उस पर नहीं किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है, मेंडल से ही रिलेटेड है कि मेंडल जो साहब थे उन्होंने क्या किया था कि दो पौधे के दो अलग अलग लक्षण, पौधे के द्विसंकरी जो पौधे थे उस पे उन्होंने क्या किया था कि जो है प्रयोग किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका रेशियो क्या आया था, हमें ये जानना है। तो इन चारों में से बताइए कि उनका रेशियो क्या आया था, द्वि लक्षण वाले द्वि गुणसूत्र का लक्षण हमें इसमें बताना है। तो दोस्त ये आपका फोर्थ नंबर आंसर होगा, 9:3:3:1। इसको ध्यान रखिएगा, 9:3:3:1 के रेशियो में उसका जो है आया था द्विलक्षणी वाले पौधों का रेशियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि होमोसिपियंस, होमोसिपियंस शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, हमें ये जानना है। ठीक है, तो देखिए होमोसिपियंस जो शब्द दिया गया था वो किसके द्वारा, सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि सी लिनियस के द्वारा दोस्त जो है आपका होमोसिपियंस दिया गया था पहले वर्ड। अब जान लीजिए सी लिनियस, सी का पूरा नाम क्या है, ये स्वीडन के एक जीव वैज्ञानिक थे, इनका नाम जो है कैरोलक जो है लिनियस था, कैरोलक लिनियस। तो कैरोलक ना बोल के इन्हें सी लिनियस कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा। आधुनिक मानव जो है उसी का क्या है कि पूर्वज माना जाता है होमोसिपियंस को। होमोसिपियंस का मतलब होता है कि बुद्धि वाले जीव, बुद्धि वाले प्राणी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये चीजें दे देता है कि आधुनिक मानव का जो है पूर्वज कौन है, तो होमोसिपियंस है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या थी, हमें यह जानना है। देखिए वर्गीकरण जो हुआ था उसमें मूल इकाई किसको ध्यान में रखते हुए जो है सभी चीजों को जो है वर्गीकृत किया गया था दोस्त, स्पीसीज को ध्यान में रखते हुए सारे स्पीसीजों को कैटेगरी वाइज जो है उसको क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था, क्लासिफाइड किया गया था स्पीसीज को ध्यान में रख के। ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा स्पीसीज, यानी कि जाति। जाति अब ये कास्ट वाला जाति नहीं, स्पीसीज जो होता है सो। ठीक है, सभी प्राणी का अलग, जैसे कि पक्षी का जाति अलग हो गया, जानवरों का जाति अलग हो गया, शाकाहारी का अलग हो गया, मांसाहारी का अलग हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से जो है सारी जाति को अलग अलग कैटेगरी में इस तरह से जो है डिवाइड किया गया था। ठीक है, जाति को ध्यान में रखते हुए। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि जोक जो होता है यानी लीच जो होता है वो किस संघ के अंतर्गत आता है, ये हमें जानना है। किस संघ से संबंधित रखता है इसमें ये जानना है। देखिए जोक और जो है अर्थवर्म जो है जानते हैं केचुआ, वो दोनों एक ही संघ में आता है। वो किसके अंतर्गत आता है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। जोक और जो है अर्थवर्म यानी कि
केचुआ जो है वो एनिलिडा के अंतर्गत आता है। किसके? एनिलिडा के। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि एनिलिडा के अंतर्गत आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एनिलिडा फटाक से मार दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है, एनिलिडा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि छोटी आंत में अगर आप देखिएगा तो उंगली जैसे क्या होता है कि लाखों जो आकृति जो बने होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? छोटी आंत में होता है, आपको ऐसे दिखाई देगा नहीं, लेकिन लेंस के सहारे देखिएगा तो उसमें जो है बहुत छोटे छोटे जो उंगली जैसा जो है क्या होता है कि लाखों के आकृति में जो है पेट में बने होते हैं। तो उस आकृति को क्या कहते हैं दोस्त? उस आकृति को विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि उसे विलाई कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? तो जो पचे हुए भोजन जो होते हैं, तो उससे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी होता है उसको क्या करता है कि अवशोषित करने का काम करता है ये विलाई जो होता है इसको, ठीक है। और उसके बाद जो बेकार पदार्थ बच जाता है उसको बड़ी आंत में भेजने का काम करता है ये भी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पीछे की ओर उड़ने वाला मात्र एक पक्षी जो है वो कौन है? हमिंग बर्ड है। कौन है? हमिंग बर्ड। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है क्या होता है कि पीछे की डायरेक्शन में उड़ता है, ठीक है। और ये कीवी जो देख रहे हैं, ये कीवी क्या है कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षियों में से एक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पीछे की ओर ये हमिंग बर्ड उड़ता है, ये कीवी जो है दुनिया की सबसे छोटी जो है पक्षियों में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वो पीत का जो है स्त्रावित करता है? हमें ये जानना है, ठीक है। तो देखिए पीत का स्त्रावित कौन करता है हमें ये जानना है। कभी कभी ये क्वेश्चन कर देता है कि पीत स्त्रावित होकर के कहां से कहां जाता है ये। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीत स्त्रावित आखिर करता कौन है हमारे शरीर में। देखिए आपको बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर आंसर यकृत। यकृत क्या करता है ना कि पीत स्त्रावित करने का काम करता है। क्या? पीत स्त्रावित। अब पीत स्त्रावित होकर के जाता कहां है? कभी कभी ये क्वेश्चन दे देगा कि आपको कि यकृत से पीत स्त्रावित होकर के कहां जमा होती है, तब वो पीत नलिका के सहारे पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यकृत से क्या होता है कि पीत स्त्रावित होता है, पीत नलिका से होते हुए पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। अग्नाशय से क्या होता है कि इंसुलिन निकलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंसुलिन और पीत में जो है लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब पीत का कलर जो होता है वो क्या होता है कि हल्का जो है आपका हरा पीले रंग का होता है, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो क्षारीय होता है, 7.6 से लेकर के 7.7 के आसपास में होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मतलब कि कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ये भोजन पचाने का मतलब कि काम तो करता है, लेकिन ये क्या है कि एंजाइम नहीं होता है ये। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि श्वसन क्रिया में कहता है ग्लूकोज जैसे जितने भी जटिल जो है कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उसका ऊर्जा जो प्रदान के लिए जो है डैश रूप में कहता है कि टूट जाते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि श्वसन क्रिया करता है, श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज जैसे जितने भी एनर्जेटिक चीजें होती है वो ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसमें टूट जाते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जिसके हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद सुक्रोज होता है हमारे शरीर के अंदर में, तो वो जाने के बाद क्या होता है ना कि ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, फिर वो टूटता है, ऊर्जा के रूप में जो है परिवर्तित होता है। तो वो आखिर किस रूप में टूटता है, किस रूप में हमें ऊर्जा देता है, हमें ये जानना है। तो एटीपी के रूप में। किसके? एटीपी के रूप में। ध्यान रखना है, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, एटीपी के रूप में। वैसे जान लीजिए कि अपने शरीर में ऊर्जा का भंडार किसे कहते हैं या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का पावर हाउस, या हाँ ये कहता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं मनुष्य के शरीर में, या ऊर्जा का जो है ऊर्जा का भंडार किसे कहते हैं, या बिजली घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा अंग जो है मानव शरीर का जो है थर्मोस्टेट यानी कि ताप मापी जो है निहित होता है, मतलब ताप मापने का जो है यंत्र एक तरह से कहिए कि इसमें मौजूद होता है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो इन चारों में से दिखाना है कि कौन है कौन नहीं है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है कि शरीर के जितने भी टेम्परेचर जो होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यह मस्तिष्क में होता है, जिसको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो देख रहे हैं पिनियल ग्रंथि, ये क्या है कि सबसे छोटी ग्रंथियों में से एक आता है, पिनियल ग्रंथि जो है सो, ठीक है। थायराइड ग्रंथि तो आपको पता ही होगा। बाकी ये देख लीजिए, ये आपको दे दिया पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी कि प्यूटेटरी ग्लैंड, इसको एक तरह का मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यहीं से क्या होता है कि एक आपका जो हार्मोन जो स्रावित होता है, जो सोने उठने जगने का जो है सारा कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये सब चीजें। चलिए
हाँ, अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि मिट्टी का तेल जो होता है वो लालटेन के बत्ती में क्या होता है कि ऊपर चढ़ता है, तो ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कैपिलरी क्रिया की वजह से क्या होता है कि मिट्टी का तेल जो है ऊपर चढ़ता है। किसकी वजह से? कैपिलरी क्रिया यानी कि केसी तत्व की क्रिया की वजह से। तो ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि केसी तत्व की क्रिया से मिट्टी का तेल जो होता है वो बाती में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। या पानी बरसात हो जाती है तो खेतों में क्या होता है, जुताई की जाती है, इसलिए कि सारा पानी जो है ढंग से जो है सभी में फैल जाए, इसलिए जुताई कर दिया। क्योंकि किस तत्व की क्रिया क्या होती है कि टूट जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि नवजात जो बच्चे होते हैं उसमें उसके शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य की अगर बात कर लेते हैं तो स्वस्थ मनुष्य में शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 लगभग हड्डी होती है, ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चे की बात कर लेगा, एक नवजात बच्चे की बात कर लेगा, तो नवजात बच्चे में कितने होती है दोस्त? 306 के आसपास में हड्डी होती है। कितने? 306। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 306 जो है नवजात बच्चे में होती है। लेकिन जैसे जैसे नवजात बच्चा जो है बड़ा होते जाता है, कुछ हड्डी जो है आपस में जुड़ करके बड़े हड्डी का निर्माण करते हैं, जिसके वजह से जब एक यंग आदमी बन जाता है, जो है वयस्क मनुष्य बन जाता है, तब उसकी हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, 206 तक की जो है जाकर लटक जाती है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कि मानव के शरीर में लैंगर हैंस की जो है आइसलेट यानी लैंगर हैंस द्वीप कहिए, ये कहां पाई जाती है? तो दोस्त ये मनुष्य के अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगर हैंस की द्वीप या द्वीपिका कहते हैं, या लैंगर हैंस आइसलेट कहेगा, मनुष्य के शरीर में कहां पाई जाती है? अग्नाशय में। ध्यान रखना है, ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि अग्नाशय में। अग्नाशय से आपको बता दिए हैं कि इंसुलिन का स्राव होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इंसुलिन की कमी से क्या रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला नंबर ये चीजें देख लीजिए कि दे दिया है कि अंड जो होता है वो अंडाशय से होते हुए कोख में जो है किसके माध्यम से आता है, यह जानना है। तो ये जो होता है महिला में होती है, महिला में अंडे होते हैं, वो अंडाशय से होते हुए कोख में किसके जरिए आता है, हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, आप बताइए कि किसके जरिए आता है। दोस्त आपका करेक्ट आंसर बता देते हैं कि डिम्बाहिनी। क्या? डिम्बाहिनी। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि डिम्बाहिनी के जरिए जो है अंड जो होता है वो अंडाशय से होते हुए जो है कोख में आती है। अब दूसरा जान लीजिए ये चीज है कि अंडवाहिनी जो होता है, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसी में क्या होता है कि इसका निषेचन भी होता है। ठीक है, कभी कभी ये दे देगा क्वेश्चन कि मादा जो होती है, स्त्री जो होती है, उसका निषेचन क्या होता है? तो इसी जो है डिम्बाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका जो होती है, उसी में क्या होता है कि उसका निषेचन होता है। तो ये सवाल जो है दोस्त पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अच्छा चलिए दोस्त, तो इतना ही क्वेश्चन था जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन था आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम के लिए। दोस्त इसका क्या कीजिएगा कि पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जिन लोगों का एग्जाम है, क्योंकि दोस्त काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आने की संभावना है इससे। ठीक है, या इसी के पीडीएफ में बहुत सारे पॉइंट भी दिए हुए हैं, जितना पॉइंट हम इसमें आपको दिखाए भी नहीं है उतना पॉइंट इस पीडीएफ में दिया हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। रिलेटेड जो है सवाल आपको आएगी और आने की संभावना है। तो इसी तरह से क्या होगा कि बहुत सारे सवालों का जो है एक्सपेक्टेड सेट हम लेकर के आते रहेंगे जब तक आप लोगों का एग्जाम चलता रहेगा। तो दोस्त फटाफट क्या कीजिएगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और 1 जनवरी के बाद से आप लोगों का क्या होगा कि एनटीपीसी का जो है टेस्ट शुरू होगा, प्लस जो है क्लास भी शुरू होगा, प्लस एएलपी सीबीटी 2 के लिए भी बताएंगे कि किस ट्रेड के लिए हम क्लास शुरू करने वाले हैं। ये 1 जनवरी को आपको हम बता देंगे, नोटिस दे देंगे। ठीक है, तो जितने भी एएलपी के सीबीटी 2 वाले बच्चे होंगे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जल्द ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दीजिए। और हाँ, एक बात और कह देते हैं आप लोगों को कि दोस्त एग्जाम जब भी दीजिएगा दोस्त पैसेंस के साथ दीजिएगा, घर बढ़ाइएगा नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं घबराइएगा, एकदम शांति से दीजिएगा, क्योंकि 1.5 घंटा बहुत समय होता है आपके लिए 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर सही ढंग से बिना घबराए आप शांति से अगर एग्जाम अटेम्प्ट कीजिएगा सारे क्वेश्चन को, तो आसानी से हो जाएगा। एक बार बार ये चीजें कहते हैं कि जब भी क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, उसके चक्कर में 10 क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 10 क्वेश्चन को पीछे छोड़ दीजिएगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर जो आ रहा होगा क्वेश्चन उसे भी आप मिस कर दीजिएगा। तो दोस्त ऐसा काम मत कीजिएगा और नेगेटिव बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिएगा। जितना भी कीजिएगा पॉजिटिव कीजिएगा, पॉजिटिव चांस रहेगा आपको आने का। नेगेटिव मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर बिल्कुल छूना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन माउस आपको कहेगा बुलाती है मगर
जाने का नहीं। ठीक है, चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।